दोस्तों 10 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ओके, प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है, बिल्कुल कम समय आपके पास टाइम है, तो सुपर फास्ट रिवीजन के लिए कह रहे थे। इस वीडियो में हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको कवर करा दूंगा। वस्तुनिष्ठ रह जाएंगे तो हम कहेंगे नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर कर लेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सभी अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लूंगा। ओके, 2 अंकी वाले, 3 अंकी और 4 अंकी वाले। चलिए देख लेते हैं। और जितने क्वेश्चन मैं बताऊं अच्छे से अभी आपको तैयार कर लेना, तो प्री बोर्ड एग्जाम में तो हाई स्कोर करेंगे ही। इसके साथ ही जो आपकी मेन बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसकी भी दोस्तों आपको है काफी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए हमें अलग से तैयारी नहीं करनी है। जो मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ लगभग यही क्वेश्चन रहते हैं। कुछ और अलग क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको आगे जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा तो कवर करा ही दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। अभी हम 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पूरा देख रहे हैं। तो सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो पुष्प का अंडाशय ही निषेचन के बाद ही फल का रचना करता है। अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग जैसे आपके पुष्पासन, पुष्पक्रम आदि भी फल का निर्माण भाग लेते हैं, तब ऐसे फल को हम आभासी या असत्य फल कहते हैं। अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग यदि क्या है फल का निर्माण कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, आभासी फल कहलाएगा। और सेब का पुष्प का पुष्पासन मासल होकर फल का मुख्य प्रमुख खाद्य भाग बनता है, अतः सेब क्या है आपका आभासी फल है या असत्य फल है। आगे नेक्स्ट, परागकण भित्ति में रचना में टैपिटम की भूमिका आपको तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट आपको स्वपरागण परपरागण में अंतर तैयार करके रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। इसके साथ ही स्वपरागण क्या है परपरागण क्या है तो वो पूछा जाए तो भी आपसे बन जाएगा। ओके, तो स्वपरागण और परपरागण में अंतर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्वपरागण दिया हुआ, परपरागण दिया हुआ है। ओके, इसके 3 आपके अंतर यहाँ दिए हुए, तो आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ जाता है, लॉन्ग टाइम में पूछ लिया जाता है। फिर आपको तैयार करना है त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं। तो त्रिसंलयन आवृत्ति बीजियों द्वारा प्रदर्शित विशिष्ट परिघटना द्विनिषेचन का चरण है। इस घटना में 3 आगुणित केंद्रों का संलयन होता है, अतः ये त्रिसंलयन कहलाते हैं। विपुंसन किसे कहते हैं। तो मादा जनक के पुष्पों से कलिका का अवस्था में पराग कोषों को चिमटी द्वारा काट कर अलग करना क्या कहलाता है, आपका विपुंसन कहलाता है। आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें तैयार करना है क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका, 24 में आ चुका है। जो मनुष्य के वृषण उदर गुहा होते बाहर होते हैं, इसका क्या कारण है। तो वृषण में होने वाली शुक्रजनन प्रक्रिया को शरीर के समान ताप 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप की आवश्यकता होती है। अब मानव शरीर में उदर गुहा का ताप शरीर के ताप के समान अर्थात 37 डिग्री ही होता है, अतः ऐसी स्थिति में शुक्रजनन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है, पाती जिससे बंधता उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि जो वृषण होते हैं उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। प्रसव किसे कहते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है। तो गर्भ की अवधि पूरा हो जाने पर गर्भाशय भित्ति की स्थिति तीव्र संकुचनों के कारण शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना प्रसव आह कहलाता है। नेक्स्ट, खीस क्या है, कोलेस्ट्रम क्या है। ओके, अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया और एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में भी आया था। ओके, तो इसे भी आपको तैयार करना है, कोलेस्ट्रम या खीस क्या है। तो शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक काल के कुछ दिनों तक के स्नायुओं से निकलने वाला जो गाढ़ा दूध होता है हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहलाता है। तो ये आपका दिया, उसे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, शुक्र जनन की प्रक्रिया में नियमन में शामिल होने वाले हार्मोन्स, तो ये भी आपको पढ़ के रखना है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको तय करना है जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है सुझाएं। मतलब जनसंख्या विस्फोट के कारण पूछे जा रहे हैं। तो मृत्यु दर में आई कमी, मृत्यु दर में आई कमी, शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट, जनन आयु में वर्ग के लोगों की संख्या की बढ़ोतरी। इसे साथ ही अन्य कारण क्या है, शिक्षा, कम उम्र में विवाह कर देना, सामाजिक मान्यता है। ओके, ये सभी हैं आपके जनसंख्या विस्फोट के कारण। फिर फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो जिससे आपको तर्क रखना है IUD का पूरा नाम इंटरयूटेटाइड डिवाइसेस है, ATI का, ART का, ये ऑब्जेक्ट में भी आता है। ओके, अभी ऑब्जेक्ट जब हम कवर करेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा। इसके साथ ही मैंने इसकी अलग लिस्ट तैयार की है, जो जितने भी आपकी पूरी बायोलॉजी की बुक में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं वो मैंने सब एक ही PDF में कवर कर दिए, तो मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में 22 में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आपको तैयार करके जरूर रखना है, टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, इसके साथ आपको फिर नेक्स्ट इसकी सॉल्व लीजिए और अपने हिसाब से आप तैयार कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल आपका रहने वाला है। ओके, ज़्यादा यहाँ समझाने का टॉपिक नहीं है, पहले भी आपने अगर पढ़ा होगा। ओके, और आप क्या है बायोलॉजी को थोड़ा सा भी सीरियसली होंगे तो ये टॉपिक आपने जरूर पढ़े होंगे। तो फिर इसके बाद एमन्यू सेंसिटिव विधि को समझाइए, वैसे भी 2 ही नंबर में आता होगा, यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है लेकिन 2 ही नंबर में आपको सब पूछे जाते हैं। अब देखिए एमन्यू सेंसिटिव कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
2022 में आ चुका है, 23 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, लगातार एग्जाम में आ रहा है कि मतलब कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ मैंने थोड़ा डिटेल से दिया है, इसे थोड़ा आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ तो पूरा समझाने की दृष्टि से मैंने आपको बता दी कि आप पढ़ें तो समझ में आ जाए। एमन्यू इंस्टीट्यूट क्या है, 2 नंबर में आता है तो शॉर्ट में आपको लिखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है चिकित्सीय गर्भ समापन क्या है, क्योंकि एमटीपी क्या है, एम्पियोटिज्म 2024 में ये भी आ चुका, मतलब तीनों महत्वपूर्ण है। आपका हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी, एमन्यू और चिकित्सीय गर्भ समापन, अच्छे से आपको तैयार करना, तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये हो जाता है आपका कंप्लीट। ओके, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाते जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा और तैयार हो गया है करते जाना है। नेक्स्ट ये करना है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, एम्पियोटिज्म 22 में आ चुका, सहलग्नता को परिभाषा ये भी आपका आ चुका है। उत्परिवर्तन क्या है, सहलग्नता क्या है, ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, और अगर आपको क्या समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेते जाइएगा और तैयार करके रखना है। उत्परिवर्तन, सहलग्नता, फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, ये आपको तैयार करके रखना है। ये आपका दिया हुआ है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर, तो इसे आपको देख लेना। ये आपको दिए 4 पॉइंट यहाँ दिए, कोई कम से कम आपको 3 पॉइंट आपको बढ़ के रखना है। ओके, ये आपके जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर बहुत ज्यादा सिंपल आपके रहने वाले हैं। तो जीनोटाइप क्या होते हैं, किसी भी जीव के अनुवांशिक घटक होते हैं वो जीनोटाइप कहलाते हैं। और इसके साथ फिनोटाइप क्या है, जीवों के प्रशिक्षणीय अभिव्यक्ति अर्थात बाह्य लक्षण हमारे क्या फिनोटाइप कहलाते हैं। बाह्य लक्षण है जैसे लंबा होना, बौना, पौधा होना, तो ये सब क्या है आपके फिनोटाइप है। और जीनोटाइप जो टाइप होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं। ओके, जीनोटाइप यानी जीन, जीनोटाइप यानी जीन, जीन यानी अनुवांशिक घटक है, फिनोटाइप यानी बाहरी लक्षण। इस प्रकार से हमको मेन पॉइंट करके रखना है। नेक्स्ट है पेडिग्री यानी वंशावली विश्लेषण क्या है, तो ये आपको तैयार करके रखिएगा। और बिंदु परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आपके ये रहने वाले इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आरएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आरएनए में प्यूरिन, पिरिमिडीन प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, इनमें कि प्यूरिन और एनिडीन व ग्वानिन, जबकि पिरिडीमिन में साइटोसिन व यूरेसिल होता है। नेक्स्ट तैयार करना समजात अंग क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो समजात अंग क्या है, उदाहरण सहित बताइए। समृद्धि अंग क्या है, उदाहरण सहित बताइए। जीवाश्म की परिभाषा लिखिए। समजात अंग और समृद्धि अंग में अंतर, इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तैयार करके रखिएगा। समजात अंग क्या है, समृद्धि अंग क्या है, उदाहरण सहित आप तैयार कर लें तो अंतर भी आपसे यहाँ बन जाएंगे। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है समजात अंग के बारे में, उसकी परिभाषा कि जीवों के ऐसे जो अंग जो मौलिक संरचना जैसे उत्पत्ति और शरीर रचना में समान होते हैं लेकिन विभिन्न कार्य संपन्न करने हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित हो जाते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ हो गए, घोड़े के अग्रपाद हो गए, ये सब आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं, इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा एक बार। समजात अंग और समृद्धि अंग में अंतर पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है। ओके, तो आपको तो पढ़ के रखना है, फिर कैसे भी आपसे पूछा जाएगा, एक वाक्य नहीं पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो तैयार करके रखिए। समजात अंग के बारे में दिया परिभाषा, फिर उदाहरण दिया हुआ है, डायग्राम के साथ दिया, लेकिन डायग्राम नहीं बनाना, तो केवल तो आपको याद रखना है। संपत्ति अंग की परिभाषा दी और उसका उदाहरण दिया हुआ है। अंतर अगर 2 नंबर में आ रहा तो पहले पॉइंट में आपको परिभाषा, दूसरे पॉइंट में उदाहरण लिख दीजिएगा, वही आपका अंतर हो जाता है। तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। जैसे आपका एम्पियोटिज्म 22 में आता है कि एड्स और एचआईवी का पूरा नाम लिखिए। ओके, तो मतलब फुल फॉर्म से संबंधित आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट आपकी कुछ फुल फॉर्म है, तो आपको देख लेके रखना है। ओके, एड्स का एक्वायर्ड ह्यूमनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है आपका, एचआईवी का होता है ह्यूमन ह्यूमनो डिफिशियंसी वायरस है, ये सभी आपको दिया हुआ है। इसके साथ ही आपका सीएमआई का दिया हुआ है। ओके, एमएएलटी का दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एड्स और एचआईवी का है, वो आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एड्स रोग किन कारणों से होता है, कोई 2 कारण लिखिए। एड्स रोग के कारण पूछे जा रहे हैं, एम्पियोटिज्म 23 में आ चुका है, 24 में एड्स से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो एचआईवी का संक्रमण निम्न कारणों से होता है, जैसे एड्स पीड़ित व्यक्ति से अगर आप लैंगिक संपर्क कर लेते हैं, ओके, निषेचन अगर आपका हो रहा है उनसे, तो अगर एड्स वाले पीड़ित व्यक्ति से तो हो सकता था। ओके, इसके साथ ही संदूषित रक्तदान व रक्त उत्पादों को, जैसे इंजेक्शन लग रहा है किसी, यही बताया जा रहा है कि सिरिंज लगाई जा रही है, किसी एड्स व्यक्ति को लगा दी, वही आपको लगा देते, फिट कर दी है, तो फिर आप उसका जो एड्स होगा उसे होगा तो आपको भी हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, इस बार संक्रमित गर्भवती माँ से होने वाले शिशु को, ओके, अगर उसकी जो गर्भवती माँ है, अगर माँ को एड्स रोग है तो उसके शिशु को भी हो जाएगा, तो वो चीज यहाँ बताई जा रही है। नेक्स्ट एलर्जी से क्या है, तो एलर्जी के बारे में दिया हुआ है आपको, तो इसे तैयार करना है। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका एलर्जी, सिंपल भी आपका रहने वाला है। कई बार हम सब हर विद्यार्थी जाना एलर्जी है, बहुत लोग कहते हैं मुझे धूल से एलर्जी है, मुझे धूप से एलर्जी है, धुआं से एलर्जी है, कहते तो हैं, जानते हैं एलर्जी, लेकिन कहा दिया जाए कि इसे परिभाषित करो तो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए एक बार पढ़ के आपको रखिए, तो ये परिभाषा में एग्जाम में कैसे लिखनी है वो आपको समझ में आ जाएगा।
दो प्रतिजैविकों के नाम बताइए, तो पेनिसिलिन, स्टेमाइसिस, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी आपके क्या है प्रतिजैविक। तो याद रख के रखना है, बोर्ड एग्जाम में सब आ चुके क्वेश्चन। औषधि वसन क्या है ये आपको फिर पढ़ के रखना है, औषधि वसन के बारे में आपका दिया हुआ है। ओके, डिटेल से यहाँ सिंपल आपको समझाया जाता है। फिर इसे क्या है थोड़ा ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। औषधि वसन को अपने हिसाब से भी आप यहाँ बता सकते हैं। नेक्स्ट है कैंसर का उपचार किस प्रकार से किया जाता है, यानी कैंसर के उपचार की विधियां आपको बतानी है। बोर्ड एग्जाम 30 में आ चुका है। तो प्रमुख विधियां ये दी है, जैसे शल्य चिकित्सा द्वारा, शल्य चिकित्सा में कैसे ऑपरेशन द्वारा, कि कैंसर के जो भाग होता है उसे क्या है शल्य क्रिया द्वारा अलग कर देने से। दूसरा विकिरण चिकित्सा भी होती है। ओके, जिसके बाद रेडिएशन थेरेपी कैसे कहते हैं। फिर होती है हमारा कीमोथेरेपी। ओके, कीमोथेरेपी क्या होता है, कैंसर के कोशिकाओं को नष्ट करके उनकी वृद्धि को बाधित करने हेतु कुछ रसायन का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये आपका दिए है। अधिकांश कैंसर का उपचार शल्य क्रिया, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तीनों विधियों द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार कर रखना सबकी परिभाषा, प्रतिरोधकता की परिभाषा, वैक्सीन की परिभाषा, इंटरफेरॉन और टीकाकरण। तो प्रतिरोध की क्या होती है, प्रतिरोधकता क्या है, प्रत्येक जीव में रोग से लड़ने या बचाव की क्षमता पाई जाती है। जीवों की रोगों से लड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। इसके बाद वैक्सीन, ऐसी औषधि जिसमें किसी रोग को कमजोर रोगकारक जीव होते हैं तथा उनका उपयोग रोग के प्रतिरोधकता को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, उसे वैक्सीन कहते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन। इंटरफेरॉन आपको तैयार कर लेना है, हमारी कोशिकाओं में बने ऐसे प्रोटीन जो विषाणुओं तथा कुछ रोगों दूसरे पदार्थों की कोशिकाओं को प्रवेश करने से बनते हैं, इंटरफेरॉन कहलाते हैं। टीकाकरण दिया हुआ है। ओके, तो तैयार आपको कर लेना है। जन्मजात और अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर दिया है, तो ये आपको पढ़ के रखना है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ये करना है, प्राथमिक और द्वितीयक बाहित मल के उपचार में अंतर बताइए। प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार में अंतर आपका हुआ, प्राथमिक और द्वितीयक बाहित मल उपचार में अंतर आपका दिया हुआ और सिंपल आपका रहने वाला है, एक बार पढ़ते ही आपको समझ में हो जाएगा। नेक्स्ट है जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी। ओके, मांग को बताइए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये आपको तैयार कर रखना है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका, 19 में आया, 30 में आ चुका है, तो इसे आपको देख लीजिएगा। फिर गंगा एक्शन प्लान, कम इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ के आपको रखना है। ओके, इसके बाद धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों माना जाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लीजिएगा। बायोगैस के घटक कौन कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाई मीथेन, हाइड्रोजन अमोनिया, ये सब आपके रहने वाले हैं। बोतलें में बंद गंगा जल अधिक समय तक रखने पर खराब नहीं होता है, क्यों, तो वो आपको देख लेना है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट तैयार करना है, क्लोनिंग क्या है। कई बार आ जाता है क्लोनिंग क्या है, तो क्लोनिंग आपको ये बताना है। क्लोनिंग पूछा जाए तो केवल इतना बता 2 नंबर। एक जीव के हुआ वो समान प्रतिकृति को क्लोन कहते हैं, और किसी जीव में होने वाले अलैंगिक जनन के उत्पाद तथा संसदीय जनन के क्लोन के होते हैं, और इस प्रकार के अनुवांशिक रूप से जनित समान जीवित इकाइयों को उत्पादन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग पूछे तो इतना बताना है। फिर आ जाता कई बार देखिए क्लोनिंग आया था बोर्ड एग्जाम 23 में, जीन क्लोनिंग का आया था 2019 में। ओके, तो जीन क्लोनिंग पूछ लिया तो फिर आपको जीन क्लोनिंग कितना आपको बताना है। 2 नंबर पूछ लिया जीन क्लोनिंग क्या, तो ये आपको बताना है। एक विशेष जीन के अनेक प्रतिक्रिया तैयार करने की विधि को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। फिर जीन क्लोनिंग के महत्व उपयोगिता भी पढ़ के रखना है, तो आपको देने रहने वाली है जीन क्लोनिंग का महत्व और उपयोगिता। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, पुनर्योजित प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। पुनर्योजित प्रोटीन से पूछा जा रहा है, ये आपका दिया हुआ 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। प्रतिबंध एंजाइम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है प्रतिबंध एंजाइम वाला कि आपका ये शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। तो ये आपका दिया है प्रतिबंध एंजाइम के बारे में, प्रतिबंध एंजाइम, तो इसे आपको तैयार, अब ये लॉन्ग टाइम में मैंने दिया क्योंकि ये लॉन्ग टाइम में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ओके, तो अभी इसे हम अब 4 नंबर में भी समझ सकते हैं और 2 नंबर में कई बार 2 नंबर में आता है, तो ऊपर का आपको शॉर्ट बताना है। ओके, केवल प्रतिबंध एंजाइम की समझाना है 2 लाइन। लॉन्ग टाइम में आता है तो फिर उसी हिसाब से उसकी पूरी विधि भी समझानी पड़ेगी जो कि आपकी दी हुई है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं 2 अंक की महत्वपूर्ण में, क्राइजीन क्या है। तो क्राई प्रोटीन अर्थात बीटी विष को कोड करने वाले जीन को क्राइजीन कहा जाता है। यह जीन बैसिलस थ्रिंजियसिस नामक विषाणु में पाया जाता है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन था। ओके, 2 नंबर के लिए है, सब तो 2-2 लाइन में इनके दिए हैं। गोल्डन राइस का एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम आपकी 26 में आ जाए तो पढ़ के आपको रखना है। गोल्डन राइस धान की किस्म है। गोल्डन राइस कैसे कहते हैं, धान की किस्म है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपसे एक वाक्य में पूछा जा सकता है। गोल्डन राइस क्या है, धान की किस्म है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव यानी जीएमओ से आप क्या समझते हैं।
इसकी उपयोगिता लिखिए। यह क्वेश्चन आ सकता है। कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। लगातार क्वेश्चन देखने को मिला, 19 में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, 22 में आ चुका है। तो किस तरीके से आपको बताना है? पहले तो आपको बताना है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कौन है कहलाते हैं। तो किसी भी प्रकार के जीवधारी, चाहे वो जीवाणु, पादप, कवक या जंतु, जिनके जीनों को कुछ फेरबदल कर परिवर्तित कर दिया गया हो, अनुवांशिक रूपांतरित कहलाते हैं। अगर इनमें कोई विजातीय जीव समष्टि कर दिया गया हो तो ऐसे जीएमओ पारजीनी जीव कहलाते हैं। अर्थात पारजीनी जीव को एक प्रकार के जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। यहाँ आपको बताना भी है कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के अनुप्रयोग या इसकी उपयोगिता क्या है। जीएमओ की उपयोगिता आपको बतानी, तो ये उपयोगिता दी है, पॉइंट वाइज पॉइंट दी है। पौधों में पीड़क प्रतिरोधकता का विकास, जिससे रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता कम होती है, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का आदि। फसल कटाई के बाद की हानि में कमी, अर्थात सेल्फ वैल्यू में वृद्धि, जैसे अधिक सेल्फ वैल्यू वाले टमाटर तैयार करना है। बेहतर गुणवत्ता, बड़ा पोषक मान, जैसे विटामिन ए वाले समृद्ध चावल, जैसे गोल्डन राइस क्या है? जीएमओ है। ओके, एक हमारी क्या है? अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है आपकी गोल्डन राइस। तो उसी को बताया जा रहा है कि इसमें हम क्या है? विटामिन जिसमें जिस फसल में जो विटामिन हमें बढ़ाना है वो हम बढ़ा सकते हैं। किसके कारण? जीएमओ के कारण। तो वही सब बातें दी हुई हैं, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, वायु पायरेसी से संक्षिप्त में लिखी। वायु पायरेसी बताइए, भी एग्जाम 20 में आ चुका है, 23 में आ चुका है। तो किसी भी संगठन जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का वहाँ की सरकार या उससे संबंधित व्यक्तियों के बिना अधिकृत किए हुए तथा बिना किसी भुगतान के या कम भुगतान करके किया गया प्रयोग क्या कहलाता है? वायु पायरेसी कहलाता है। 2 नंबर के हिसाब से दिया हुआ है कि कोई भी जो विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी के अगर हमारे देश में आती है और हमारी सरकार से या उस एरिया का जो मालिक है उसके एरिया के मालिक से न पूछकर वहाँ के जो जैविक संसाधन है, ओके, वहाँ का उपयोग करती है, उनका उपयोग करती है। इसके साथ ही अगर पैसे देकर भी करती है, फिक्स में बात हो गई, इतने पैसे में भुगतान किया जाएगा इस काम के लिए, लेकिन उससे कम किया जाता है तो वो भी क्या है? वायु पायरेसी कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है, वायु पेटेंट किसे कहते हैं? और वायु, या फिर क्वेश्चन आ सकता है, वायु पेटेंट द्वारा वायु पायरेसी को किस प्रकार रोका जा सकता है? वायु पेटेंट और वायु पायरेसी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अच्छे से जो क्वेश्चन बता रहा हूँ तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं में से रखी आपको मिलेंगे। ओके, प्री बोर्ड तो है ही आपका, इसके साथ मेन बोर्ड एग्जाम की भी आपकी तैयारी हो रही है। तो पेटेंट किसी भी देश की सरकार द्वारा प्रदान किया गया अधिकारी दस्तावेज है जो किसी भी विशेष संस्था या व्यक्ति को एक अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत उस व्यक्ति या संस्था के अलावा कोई और अन्य व्यक्ति या संस्था उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। इस अधिकार के तहत अनेक देशों के विभिन्न जैविक वस्तुओं व उनके उत्पादों पर पेटेंट करा लिया गया है। इसे क्या कहते हैं? वायु पेटेंट कहते हैं। इसके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था देश द्वारा वायु पायरेसी को क्या रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट जो रहेगा, जीएमओ को फुल फॉर्म तो याद करके रखिए, ऑब्जेक्ट में पूछा ही जा सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें होती हैं, उनके लाभ क्या होते हैं हमें? अनुवांशिक रूप से रूपांतरित तो फसलें के लाभ दिए हुए क्रम से, तो इन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, सहभोजिता और सहपरोपकारिता में अंतर। सहभोजिता क्या कहलाते हैं? सहपरोपकारिता कहलाती है। ओके, तो अगर इनको समझ लेते हैं तो आसानी से आप कर पाएंगे। देखो, सहभोजिता, इसमें 2 भिन्न जातियों के जीव साथ साथ रहते हैं लेकिन उनके बीच कोई शारीरिक क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। 2 भिन्न जातियों के जीव साथ तो रह रहे लेकिन कोई संबंध नहीं है। सहपरोपकारिता, इसमें 2 जीव साथ साथ जीवन का है पूरा तरीके से एकदम व्यतीत करते हैं। फिर इसमें एक जीव को लाभ तथा दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती है। सहपरोपकारिता में जो 2 जीव होते हैं दोनों को लाभ होता है, जबकि सहभोजिता में क्या है? किसी एक को लाभ होगा लेकिन दूसरे को हानि हो सकती है। ओके, या कुछ भी ना हो, उसे लाभ भी ना हो, हानि भी ना हो, ये भी हो सकता है। समष्टि कैसे कहते हैं? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नियत समय पर रहने वाले एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या जो समान संसाधनों का उपयोग या उनके प्रतिस्पर्धा करती है, समष्टि कहलाती है। समष्टि में मृत्यु दर और जन्म दर की परिभाषा। तो जन्म दर क्या है? इकाई समय में किसी समष्टि द्वारा उत्पन्न जीवों की औसत संख्या को जन्म दर कहते हैं, और इकाई समय में समष्टि में मरने वाले जीवों की औसत संख्या मृत्यु दर कहलाती है। और ये किसी भी समष्टि की संख्या को निर्धारित करने के प्रमुख कारक है। फिर सहपरोपकारिता आपको तैयार कर लेना है। तो सहपरोपकारिता क्या है? ऐसी परस्पर क्रिया जिसमें दोनों साझेदारी जीव लाभान्वित होते हैं तथा भोज्य पदार्थों की साझेदारी करते हैं, सहपरोपकारिता कहलाते हैं। यानी इस सहपरोपकारिता के में क्या होता है कि 2 जीव होते हैं और दोनों जीवन यापन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों को लाभ प्राप्त होता है। जैसे इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है वो आपका लाइकेन का। लाइकेन किससे बना होता है? कवक और शैवाल से बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि कवक शैवाल को पोषण देता है
और शैवाल क्या है, कवक करता है पोषण। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखिएगा। जनसंख्या घनत्व कहते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है। एक इकाई क्षेत्रफल या आयतन में किसी जाति के कितने जीव रहते हैं उसे समष्टि का एक घनत्व कहते हैं। अर्थात क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मानव इकाई क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मानव संख्या जनसंख्या क्या है, हमारी जनसंख्या घनत्व कहलाती है। नेक्स्ट सहभोजिता आपको तैयार करना है। सहोपादिता और सहभोजिता दोनों इंपॉर्टेंट। अब सहभोजिता में क्या होता है कि दो भिन्न प्रजाति के, इसमें देखिए जो सहभोजिता में याद रखिएगा, जो दो जीव होते हैं वो भिन्न प्रजाति के होते हैं। तो दो भिन्न प्रजाति के दो जीव परस्पर क्रिया जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है तथा दूसरे को ना लाभ होता ना ही हानि होती। एक को तो फिक्स की लाभ होगा लेकिन दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि होगी। ओके, लाभान्वित होने वाला जीव प्राय क्या आकार में छोटा होता है। उदाहरण के लिए गिलहरी, बंदर, सर्प, कीट अपने आवास तथा प्रजनन के लिए वृक्षों एवं अन्य पादपों का सहारा लेते हैं। यानी गिलहरी और वृक्ष का संबंध, बंदर और वृक्ष का संबंध, ये आपका कैसे सहभोजिता कहलाएगा। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट देख लेते हैं सहजीवी और परजीवी और सहजीविता में आपको अंतर से भी देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा छद्म आवरण को परिभाषित कीजिए। उदाहरण देकर आपको बताना है, बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, तो इसे भी आपको तैयार करना है। बिल्कुल सिंपल, जिस तरीके से आपको मैं निजाम में लिखना चाहिए आपका, उसी प्रकार से यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ, कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं दी है। तो छद्म आवरण अपने रंग को परिवर्तित करके वह रक्षात्मक प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने भक्षक जीव से अपनी रक्षा के लिए अपनाता है। यह रंग पैटर्न जीव के वातावरण से इतना मिलता जुलता है कि शिकारी के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे कीट और मेढकों की ऐसी अनुक्रिया क्या छद्मावरण कहलाएगी। इसके बाद आपको तैयार करके रखना है समष्टि और समुदाय में एक बार पढ़ के रखिएगा अंतर। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो जैव विविधता वाला अध्याय है यहाँ से देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य और बाह्य स्थानीय संरक्षण में आपको अंतर तैयार करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। स्वास्थ्य संरक्षण क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, तो इसे आपको यार तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है जैव विविधता हॉटस्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है, इसको भी एक बार आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर। तो इसे आपको जरूर तैयार करके रखिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको है कंप्लीट सभी अध्यायों के जहां से भी आपके 2 नंबर वाले प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको 2 नंबर वाले प्रश्न कवर करा दिए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना 3 अंकी वाले महत्व से देख रहे हैं। 1-20 और 2-20 बीजों में आपको क्या अंतर तैयार करके रखना है, ये आपका रहने वाला है। ओके, अब देखिए मैं 3 नंबर बता रहा हूँ, हो सकता है आपके 4 नंबर में आ जाए, क्योंकि अब एमपी बोर्ड ने आपको क्या ब्लूप्रिंट फिक्स थोड़ा नहीं किया है। ओके, इसलिए कई बार क्या है 3 नंबर वाले क्वेश्चन 4 नंबर में सेट कर दिए जाते हैं। ओके, ब्लूप्रिंट फिक्स ना होने के कारण इसे बिल्कुल 100% क्लियर नहीं कहा जा सकता कि इसे 3 ही नंबर का है, इसे 4 नंबर। ओके, लेकिन फिर भी बहुत कुछ यूनिटों में बिल्कुल फिक्स ही रहता है, तो मैं आपको बताते ही जाऊंगा। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट आपको प्रिपरेशन से क्या तात्पर्य है, तो वैसे 2 ही नंबर में अगर आ रहा है आपका तो फिर आपको मैं 2 ही नंबर बता दिया। तो प्रिपरेशन किस प्रकार से 2 लाइन में आपको बताना है। अगर ये आपका लॉन्ग टाइम में पूछा जाता है तो फिर इस तरीके से आएगा कि प्रिपरेशन से क्या तात्पर्य, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है। तो प्रबंधन की परिभाषा तो आपके 2 नंबर में तैयार कर ली गई। अब एक पादप प्रजनक क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है तो वो आपका यहाँ दिया हुआ है, इसे पढ़ के समझना है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लघु बीजाणु दानी और गुरु बीजाणु जनन। ओके, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर आपको तैयार करना है। ये भी अब जैसे क्वेश्चन है तो आपका 4 नंबर में पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो पढ़ के आपको रखना है। 3 नंबर में या तो 3 पॉइंट और 4 नंबर तो 4 पॉइंट आपको बताना है। फिर आप इतना देख लीजिए। इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ, इसके आगे आपका ये रहने वाला सॉल्यूशन। फिर डायग्राम में हम बात करें तो एक प्रारूपी पुष्प की अंधेर कार्ड का नामांकित चित्र आपको सीख के रखना है और एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको तैयार कर रखना है। ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से इन्हें आपको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोनों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र तैयार करना है, ये रहने वाला है। और स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र अभी 2024 की एग्जाम में आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम में आया था। ओके, तो स्त्री जनन का तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको देख लेना है। बाकी ये आपका दिया पुरुष जनन तंत्र का चित्र। ओके, दोनों आपको प्रैक्टिस करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है वृषण व अंडाशय के प्रत्येक के 2 प्रमुख कार्य बताइए। वृषण के क्या कार्य है, अंडाशय के कार्य है, 2 कार्य आपको बताने। ये आपको दिए वृषण के कार्य, फिर दिए अंडाशय के कार्य। पहला पॉइंट तो क्लियर ही रहेगा आपका, वृषण क्या है, नर युग्म या शुक्राणु का निर्माण करता है। अंडाशय क्या है, मादा युग्मक यानी अंडाणुओं का निर्माण करता है। तो दूसरा आपका दिया पॉइंट, तो इसे भी आपको देख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको ये हो जाता आपका वृषण और अंडाशय के कार्य। इसके बाद शुक्राणु और अंडाणु का चित्र तैयार करके रखना है। ओके,
ये आपका दिया शुक्राणु का नामांकित चित्र, ये दिया है अंडाणु का नामांकित चित्र। ओके, दोनों नहीं पूछा जाएगा, कोई एक आएगा। ओके, लेकिन पता नहीं शुक्राणु का पूछ लिया जाए, अंडाणु का पूछ लिया जाए, किसी का भी एक आ सकता है, तो दोनों को आपको सीख कर रखना है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है मानव विषण का नामांकित चित्र। ये मानव विषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है, मानव विषण के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। इसके बाद ये आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अपरा क्या है, अपरा के कार्य। सीधा आएगा अपरा के कार्य लिखिए, प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। प्लेसेंटा के क्या कार्य होते हैं, तो ये आपका दिया हुआ, यहाँ से आपका मेन आंसर है। ये अपरा के बारे में बताया, अपरा क्या है, फिर अपरा के क्या कार्य होते हैं, और प्लेसेंटा भी जिसे हम कहते हैं। तो अपरा क्या करता है, भ्रूण को क्या है, मैंने पोषण देने का काम करता है। ओके, माँ की रक्त से उपस्थित पोषक तत्व पदार्थ अपरा द्वारा ही भ्रूण पर रक्त पहुंचते हैं। अपरा के श्वसन, अपरा भ्रूण के श्वसन और सजन में मदद करता है। इस प्रकार से दिया हुआ है, तैयार आपको करके रखना है। इसके साथ ही जो अपरा होता है, माँ के शरीर से बने एंटीबॉडी अपरा के माध्यम से भ्रूण के शरीर में पहुंचकर उसे अनेक रोगों से जैसे टीबी, खसरा आदि से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन, शुक्र जनन और अन्य जनन में अंतर। अभी एमपीओ एग्जाम 25 में आता है। ओके, 2022 में आता है, और जब मैं पढ़ा रहा था मैं कहा 25 में आएगा, और 25 में ही आया था। ओके, शुक्र जनन और अन्य जनन में अंतर, ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, लेकिन अभी आपकी एमपीओ एग्जाम 26 में नहीं आने वाला, ये तो मैं बता दे रहा हूँ, एमपीओ एग्जाम 26 में नहीं आएगा। हाँ। इसके बाद अन्य जनन का रेखीय निरूपण, ये आपको एक बार देख लीजिएगा, अन्य जनन का रेखीय निरूपण, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट, मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुनने के क्या लाभ है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, क्यों चुना, वो आपको तैयार करना है। ये पहला पॉइंट आपका दिया हुआ कि मटर के पौधे समानता क्या है, स्वपरागित होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, पर परागण भी से सुगमता से कराया जा सकता है। ओके, इसके साथ ही आपके दिए हुए हैं कि ये मटर का पौधा एक वर्षीय है, आसानी से उगाया जा सकता है। क्रम से पॉइंट आपके दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आपको एक क्रॉस संकर का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम को व्याख्या कीजिए। देखिए मेंडल के 3 नियम हैं, तीनों नियम दोस्तों अच्छे से आपको तैयार करना है चित्र के साथ। ओके, तीनों में से कोई भी नियम आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। ये मेंडल के 3 नियम है, तीनों नियम आपको तैयार होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिए, अब किसी प्रकार से 3 नंबर में आया, 4 नंबर में आया, आपसे बन जाना चाहिए। ओके, तो तीनों नियम आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। ये आपका दिया प्रभाविता के नियम को यहाँ बताया जा रहा है एक संकर क्रॉस के माध्यम से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ परीक्षण क्या है, इसका आलेखी निरूपण दर्शाइए। ये है आपका टेस्ट क्रॉस क्या है, या परीक्षार्थ संकरण भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको अनुवांशिक कूट की विशेषता तैयार करके रखना है कि अनुवांशिक कूट की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली हैं। अनुवांशिक कूट के बारे में दिया हुआ है, मैंने आपको विशेषताएं पूछी जाती है। चलिए हम विशेषताएं देख लेते हैं अनुवांशिक कूट की, जो कि इंपॉर्टेंट आपके रहने वाली है बहुत ज़्यादा। तो ये आपके अनुवांशिक कूट की विशेषताएं, तो ये आपको पॉइंट तैयार करके रखना है। आरएनए, डीएनए और आरएनए में अंतर एक बार पढ़ के रखिएगा। फिर इसके बाद अनुलेखन की परिभाषा लिखिए। 2 नंबर में आ गया, यहाँ तो मैंने बहुत लॉन्ग टाइप दे दी, अब शॉर्ट में तैयार 2 या 3 लाइन में आपको तैयार कर लेना। अनुलेखन क्या है, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कैसे कहते हैं, 2 या 3 लाइन में। यहाँ तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से दिया है आपको, लेकिन आपको 2 से 3 लाइन में अनुलेखन जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है किशोरों में अल्कोहल तथा ड्रग्स के सेवन को रोकने के उपाय लिखिए। जो किशोर हैं, युवा अवस्था में हैं, जैसे आप लोग युवा अवस्था में पहुंच गए हैं। ओके, तो इस समय क्या है, जो नशीले पदार्थ बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं किशोर अवस्था में। ओके, तो जो अल्कोहल, ड्रग्स, तो इनको किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो वही बताया जा रहा है। ओके, तैयार आपको करना है। इसके साथ ही आप क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछे, रोकने के उपाय पूछे जा रहे हैं। मैंने आपका इस टाइप से क्वेश्चन है, आपके विचार में किशोर और अल्कोहल या ड्रग्स के सेवन के लिए प्रेरित करता है और ये कैसे बचाया जाता है, मतलब कि लत कैसे लग जाती है व्यक्तियों को। ओके, तो वो पूछा जा रहा है, और लग भी गई लत तो इन्हें कैसे रोका जा सकता है, तो वो ग्राम से पूछा जा रहा है। तो पहले तो इनके प्रेरित कौन सी परिस्थितियाँ होती है, मुक्त संगति में यार, कि मेरे नाम से यार एक पी तो लो यार भाई यार, तो इस प्रकार से दबाव दिया जाता है। ओके, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो बस पी के दिखा दो, तो इस प्रकार से अनुचित दबाव दिया जाता है। तो ये सब रहते ही बातें। ओके, इसके साथ ही जिम्मेदारी को पालन करने में, असफलता से जूझने में इनका सहारा लेने लगते हैं। तो ये सब क्या है, जिसके कारण क्या लत लग जाती है। जिज्ञासा भी लिखा हुआ, जिज्ञासा यानी कि भाई इसका टेस्ट कैसा होता है। ओके, तो इसके चक्कर में भी 1-2 बार लिया, फिर लत लग जाती है, ये सब रहता है। अब इसे बचने का उपाय क्या है, तो वो आपके दिए हुए हैं। ऐसे तो अपनी लैंग्वेज भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी एमपीओ एग्जाम आपका 25 में आता है, 20 में आता है। जब वीडियो में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि 20 में आया, बहुत समय से नहीं आया, हाई चांस है 25 में आ जाए। एमपीओ एग्जाम 25 में क्वेश्चन आया था। ओके, अब एमपीओ एग्जाम 26 में तो आएगा नहीं आपका, और लेकिन कौन सी संभावना 26 के मैं आपको बताऊंगा। अच्छी पदार्थ की संरचना का नामांकित चित्र केवल चित्र बनाने के लिए आता है, डिटेल से ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है। ओके, तो बनाना कैसे, तो सिंपल रूप में मैंने यहाँ बनाया। ओके,
इसे और अच्छे से फिर अपन बना सकते हैं। एक ये आपका रहने वाला है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, प्रैक्टिस बस आपको कर लेना है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल आपका रहने वाला है। प्रतिरक्षी पदार्थ का नामांकित चित्र। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र सहित सही लिखिए। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र एमपी 20 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र ये आपका दिया हुआ है, इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है। फिर आपको तैयार करना है प्रतिजैविक के 3 लक्षण। प्रतिजैविक के 3 लक्षण बोर्ड एग्जाम 22 में आया था आपका। ये प्रतिजैविक के 3 लक्षण दिए हुए हैं, इसके साथ ही प्रतिजन के भी आपको लक्षण तैयार करके करना है। तो प्रतिजैविक और ये प्रतिजैविक के लक्षण है, ये प्रतिजन के आपके लक्षण दिए हुए हैं, तो ये आपको पढ़ के रखना है। प्रतिजैविक और प्रतिजन दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है बाहित मल से आप क्या समझते हैं। बाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद होते हैं। तो बाहित मल के बारे में बताया जा रहा है, आपका ये दिया हुआ है। सिंपल रहता है कि नगरों शहरों से दैनिक कार्यों के बाद जो व्यर्थ का जो पानी होता है, ओके, जिसमें मानव का मल मूत्र इत्यादि घटक रहते हैं, ओके, वो हमारा क्या कहलाता है, बाहित मल कहलाता है। हमारे किस प्रकार से हानिप्रद है, तो वो बताया जा रहा है किस प्रकार से हानिप्रद है। पढ़ते ही आपको समझ जाइए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। खाद और जैव उर्वरक में अंतर तैयार करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट तैयार करना है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस प्रकार कार्य करते हैं। तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से कार्य करते हैं वो आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपको जो सॉल्यूशन ये रहने वाला है। नेक्स्ट व्यवसायिक उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 चीजों के नाम, उनके उपयोग लिखना है। इसे आप लिस्ट सी बना लीजिएगा कि व्यवसायिक उपयोग में आने वाले सूक्ष्म जीव और उनका क्या उपयोग रहता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है जैविक पीड़कनाशी और रासायनिक पीड़कनाशी में अंतर लिखिए और बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र। तो कंप्लीट है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है पोषण स्तर क्या है। ओके, तो पोषण स्तर क्या है, ये अभी आपका आया था एमपी बोर्ड एग्जाम 25 की एग्जाम में आ चुका है। डायग्राम आया था पोषण स्तर का बनाइए। ओके, पोषण स्तर से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो इसे भी आपको तैयार करना है। पोषण स्तर आपका ये रहने वाला है, तो इसे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको देख के रखना है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव सीधे में होता है, तो क्यों होता है, तो इसका ही आपको डायग्राम बनाना है। ऊर्जा के पिरामिड में आपको इस प्रकार से रहने वाला है। इसके साथ ही हमारा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, अभी आपका 3 ही नंबर में, कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है। ओके, तो ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर आपका रहने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके आपको रखना है। फूड चेन और फूड वेब में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में लिखिए। उत्पादक कौन होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में हमारे उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है और अपघटक कौन है, ये आपके दिए हैं। तीनों हमारे मेन घटक होते हैं, तीनों के बारे में आपको क्या है पढ़ के रखना है। कई बार 2 नंबर बस में आ जाए, उपभोक्ता के बारे में समझाइए, उत्पादकता के बारे में समझाइए, अपघटक के बारे में समझाइए, तो आपके जब 2 नंबर में आए तो केवल उसी टॉपिक का जो पूछा जाए वही आपको बता देना है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, अब दोस्तों हमारे 4 अंक वाले रह जाते हैं क्वेश्चन, उन्हें हम देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर क्या है बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, ओके, अर्धवार्षिक परीक्षा की जैसे ही आपकी तैयारी एग्जाम खत्म होते हैं, फिर हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो प्रॉपर दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से अनुवागा सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको साइंस ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्या फायदा होगा कि ऑल चैप्टर मतलब ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा और हिंदी, इंग्लिश रहेगा, 5 सब्जेक्ट की रहेगा। प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं, मैं पढ़ाते समय भी उनका यूज करता हूँ, और भी इसके अलावा भी बहुत शॉर्ट टाइप वाले नोट्स भी हैं, वो सब आपको दिए जाएंगे। तो फास्ट रिवीजन वाले अलग से भी नोट्स तैयार किए गए, वो सब आपको यहाँ दिए जाएंगे, तो आपको ज्वाइन करके जरूर रखना है। तो 4 अंकी में दोस्तों आपको तय करना है प्रभाविता अप्रभाविता में अंतर और समयुज्मी और विषमयुज्मी में अंतर होगा। अब ये क्वेश्चन है, अभी अब 3 नंबर में भी आ जाता है, कई बार 2 ही नंबर में आ जाएगी। बाकी आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको पढ़ के रखना है, फिर जब आप तैयार करके जाएंगे एग्जाम में, फिर जिस तरीके से पूछा जाए, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। प्रभाविता अप्रभाविता में अंतर, और इसके बाद समयुज्मी और विषमयुज्मी अंतर, ये वाला समयुज्मी विषमयुज्मी अंतर आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। इस टाइप से सीधे आपका क्वेश्चन आता है, ये कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाता है, इस टाइप से पूछ लिया जाए, इस टाइप से पूछ लिया जाए, या फिर दोस्तों आपका आ जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन को नियम को समझाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में से आया था। एमपी बोर्ड एग्जाम में इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया गया है कि संयोजी पीले व गोले बीज वाले मटर के पौधे का क्रॉस संयोजी हरे व झुर्रीदार बीज वाले
मटर के पौधे कैसे कराते हैं, तो F2PD में प्राप्त संसदीय फिनोटाइप अनुपात चेकर बोर्ड की सहायता से निकाल। इस टाइप से क्वेश्चन दे दिए। यानी कहा जाए तो मेन हमें टॉपिक है हमारा इस मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन का नियम पूछा जा रहा है और उसके बारे में पूछा जा रहा है, और चेकर बोर्ड बनाना भी आपके यहाँ सीख लेना है, तैयार कर लीजिएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका दिया है मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। पहले ही बता चुका हूँ मेंडल के तीनों नियम। ओके, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, तीनों नियम आपको तैयार होने चाहिए। ओके, अब अपने हिसाब से आप क्या तैयार कर सकते हैं। आप अगर आपके नोट्स हैं तो अपने हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। तो यह है मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। फिर चेकर बोर्ड बनाना भी आपको सीख लेना है, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है, मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। अब देखिए हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन है, तो इसकी वर्णन कई स्थितियों में होता है। ओके, कई स्थिति हो सकती है, तो दोस्तों आपको क्या है सभी स्थितियों में तैयार करके रखना है। कोई भी स्थिति आ सकती है, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, स्थिति है पीड़ित पिता एवं समान महिला द्वारा उत्पन्न संजात, तो एक स्थिति है, इससे और भी स्थिति बन सकती है। तो सभी स्थितियों में आपको हीमोफीलिया की वंशागति के बारे में तैयार करके रखना है, ये आपका दिया हुआ है। और फिर जो इस कंडीशन मैंने अब दी है उसी कंडीशन के अनुसार यहाँ आपको समझाया जा रहा है, तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है वाटसन वक्र का प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडलिक मॉडल, ये आपको तैयार करके रखना है। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल की संरचना और उसके बारे में तैयार करके रखिए। एमपीओ एग्जाम 19 में था, 22 में था, अगर 22 में आया है और उसके बाद नहीं आया, तो ये आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में भी आपका आ सकता है, हाई चांस है। ओके, तो आपको तैयार करके रखना। जितने क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर अगर अभी ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लिए तो मान लीजिए 80 से 90% आपकी तैयारी हो जाती है। ओके, कुछ और क्वेश्चन होंगे तो फिर मैं आपको बाद में कवर कराऊंगा। ये आपका दिया हुआ है। देखिए अब जैसे मेरी लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है आपको, यहाँ कुछ टॉपिकों में लग सकती है, और आपके पास अगर आपके टीचर ने नोट्स अगर आप बनवाए हैं या आपके पास और कंटेंट है, अगर वो आपको सिंपल लगता है और आपको लगता है कि सही है, तो आप उसे भी तैयार कर सकते हैं। ये आपको संरचना रहने वाली है, और मतलब आपको सीख के रखना है। मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में आपको मैंने फोकस कर दिया है, फिर अपने हिसाब से आप इनका आंसर तैयार कर सकते हैं। ओके, और अपने हिसाब से इसके नोट्स बना सकते हैं। बाकी देखिए इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, जो नोट्स है उसमें बहुत ज़्यादा सिंपल दिया है, उसमें हाथ से बनाने वाला दिया हुआ है। ओके, अभी तो आप इसे देख लीजिए और अपने हिसाब से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो डीएनए अंगुली छापन के बारे में दिया हुआ है, ये डीएनए अंगुली छापन है। ओके, और इसके बाद इसकी उपयोगिता के बारे में दिया हुआ है, इस तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है, फिर उसकी उपयोगिता क्या है वो आपका दिया है। मतलब डीएनए अंगुली छापन का पूरा टॉपिक आपको तैयार करके रखना है। लॉन्ग में आएगा डीएनए अनुचंग छापन क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए, तो उपयोगिता दी हुई है। ओके, तो ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे आपको तैयार करना है यूरो एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र बनाइए। एमपीओ एग्जाम 19 में 23 में आ चुका है। तो यूरो और मिलर का नामांकित चित्र किस प्रकार से था, ये आपका दिया। पहले मैंने आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, इसका प्रैक्टिस करके करिएगा। डायग्राम के लिए मैंने पूछा जाता है आपका यूरो एवं मिलर के प्रयोग का नामांकित चित्र। तो यूरो मिलर ने किस प्रकार से प्रयोग किया वो आपका दिया हुआ है, जिससे आपको देख लेना है। बाकी इसकी थ्योरी भी दी हुई है। ओके, ये मतलब किस प्रकार से प्रयोग किया, तो उसको अगर एक बार समझना है तो थ्योरी के माध्यम से समझ लीजिएगा और पढ़ के से भी रखिएगा। लॉन्ग टाइम में आ गया तो फिर डायग्राम भी बनाना है और फिर आपको थ्योरी भी लिखना पड़ेगा। 2 या 3 नंबर में बस पूछा गया तो डायग्राम बस कहा जाए तो डायग्राम बस बना देना है आपको। 4 नंबर में आ जाए तो थ्योरी भी आपको लिखना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्री डीएनए में अंतर तैयार करना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया तो ये भी नहीं आया लंबे समय से, फिर मतलब 2023 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, 25 में नहीं आया, तो ये भी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में आ जाओगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन को आपको देखना है कि जो भैया है तो भैया इंपॉर्टेंट है लेकिन आ नहीं रहा है 2-3 साल से, तो फिर टीचर ऐसे ही क्वेश्चन को हाई चांस रखते हैं रखने का। ओके, तो प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्री डीएनए में अंतर आपको तय कर लेना है। ये आपका दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पीसीआर। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया, 22 में आया, 24 में आया, 26 में आया, क्योंकि पैटर्न चल रहा 20, 22, 24 इस बार। ओके, तो पीसीआर कर आपको तैयार करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ज्यादा सिंपल है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया हो जाए। फिर मैं आपको तो सिलेक्टेड क्वेश्चन हो गए लॉन्ग टाइप वाले, शॉर्ट टाइप, और एक क्वेश्चन को पकड़कर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, बहुत ज्यादा ये आपका सिंपल रहने वाला पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, और आप समझ लेते हैं तो अपनी लैंग्वेज में आसानी से आप लिख पाएंगे। ये दिया हुआ है, आगे मैं आपको समझा भी दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी। अभी आपको क्या है तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये दिया हुआ है आपका पीसीआर के बारे में पूरा दिया हुआ है, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, जो आपको डायग्राम जिस तरीके से बनाना है वो भी यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है और थ्योरी भी दी हुई है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है प्रयोगज डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखिए। एमपीओ एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, सब लॉन्ग टाइप के आपके क्वेश्चन रहने वाले। तो ये आपका दिया हुआ है प्रयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी के चरण, क्रम से यहाँ चरण आपके बताए जा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आपको लेके रखना है। नेक्स्ट तैयार करके रखना है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के बारे में समझाइए और इसके उद्देश्य लिखिए। ओके, तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी है वो क्या होती है और इसके क्या उद्देश्य होते हैं, तो ये आपको देख करके रखना है। ये कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते समझाइए। अब ये क्वेश्चन आपका है अब 3 नंबर में पारितंत्र से है, 3 ही नंबर का आने लगा, पहले 4 नंबर का आता था, 3 नंबर के यहाँ से आने लगा। ओके, बाकी लॉन्ग में भी पूछ लिया जाए तो 3 या 4 नंबर जिसमें भी आए, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको समझाइए। तो इसे भी आपको देख के रखिएगा। मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ फोकस कर दिया है, फिर आप जो सॉल्यूशन है वो अपने हिसाब से भी आप तैयार कर सकते हैं। फिर एक तालाब के पारितंत्र का वर्णन कीजिए, ये आपको देख के रखना है और डायग्राम इस प्रकार से आपका रहने वाला है। पर खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। अभी हमने खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर देख चुके हैं, बता चुका हूँ, तो वो तो आपको तैयार कर लीजिएगा। ये साथ ही सिंपल आ सकता है, खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा। ये दिया है खाद्य श्रृंखला का वर्णन, तो ये कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और मैं बता रहा हूँ, अगर इन क्वेश्चन को पढ़ लेते तो अर्धवार्षिक परीक्षा तो हो ही जाएगी, आपके टॉपर बनेंगे। इसके साथ ही आपकी जो मेन बोर्ड एग्जाम है उसकी भी 80 से 90% आपकी तैयारी हो जाएगी। तो प्योर सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों, अब हमने इस वीडियो में क्या है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तो कवर कर लिए हैं, वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, वस्तुनिष्ठ कवर कर लेंगे। तो आइए आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, कोई डाउट आता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तैयार चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।